नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, मैं आपके लिए 5000 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आ रहा हूं, जिसमें का ये पहला वीडियो है। हम आपके लिए 100 और 150 इन दो फॉर्मेट में रोज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस वन लाइनर फॉर्मेट में प्रस्तुत करेंगे। अगर आप पूरी सीरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का ये पहला वीडियो है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो इसे हम अक्षांश के नाम से जानते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसे कहते हैं? तो 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाती है। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर के बराबर होती है? तो 1 डिग्री अक्षांश 111 किलोमीटर के बराबर होती है। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर अक्षांश वृत्त से कहां से होकर जाती है? तो भूमध्य रेखा के अतिरिक्त पृथ्वी को जो दो बराबर अक्षांश वृत्त में बांटती है, ये मालागासी अक्षांश रेखा से होकर निकलती है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उसे क्या कहते हैं? तो वह भूमध्य रेखा कहलाती है। 66 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहां से होकर जाता है? तो यह मालागासी नामक स्थान से होकर जाता है। वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है, क्या कहलाती है? तो उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम गोरे के नाम से जानते हैं। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितने समय का अंतराल होता है? तो 4 मिनट का अंतराल होता है। किस अक्षांश रेखा पर रात दिन समान होते हैं? भूमध्य रेखा पर रात दिन समान होते हैं। 1 डिग्री अक्षांश की सबसे अधिकतम दूरी कहां होती है? तो विषुवत रेखा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो 180 कुल अक्षांश है। कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? तो 360 कुल देशांतर है। विषुवत रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो इन्हें हम अक्षांश रेखा कहते हैं। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो यह ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ग्रीनविच क्या है? तो 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच कहलाती है। पृथ्वी पर 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है पृथ्वी? तो 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री देशांतर जो है घूम जाती है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? तो 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है। दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उस समय अंतराल में कितना अंतर होगा? तो 4 मिनट का अंतर होगा। विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो सिंगापुर सही उत्तर हो जाएगा। देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींची जाती हैं? तो उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में खींची जाती हैं देशांतर रेखाएं। भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बीच की दूरी बढ़ती है। भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री तक क्या कहलाता है? तो इसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के नीचे 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? तो इसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। हमारी पृथ्वी किस गोलार्ध में है? हमारा भारत किस गोलार्ध में है? कमेंट करके बताइए। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो 1884 में किया गया था। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किससे सबसे निकट है? तो यह 180 डिग्री पूर्वी व पश्चिमी देशांतर के सबसे निकट है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? तो समय और तिथि के अंतर को समाप्त करने के लिए यह टेढ़ी मेढ़ी है। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? तो एल्यूशियन द्वीप समूह प्रश्न का सही उत्तर है। यदि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर 12 बज रहे हो तो भारत का मानक समय क्या होगा? तो 5:30 सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा गया है? तो पृथ्वी को 24 समय कटिबंधों में बांटा गया है। भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी मानक समय भारत से इस देशांतर से लिया गया है। मानक समय का समय किस स्थान से लिया गया है? तो इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच मानक समय में कितना अंतर है? तो 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। भारत के सबसे पूर्वी और पश्चिमी स्थानों में कितनी बार विचलन होता है? तो 4 बार विचलित होता है। पृथ्वी के दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य अंतर का 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय में 1 घंटे का अंतर होगा। ग्रीनविच किस देश में है? तो यह यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच में कितना अंतर होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है। संपूर्ण विश्व का प्रमाणिक समय क्या है? तो 0 डिग्री देशांतर है। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले जहाज तिथि रेखा को पार करने पर अपना कैलेंडर कितने दिन आगे कर देते हैं? तो 1 दिन आगे कर देते हैं। 24 घंटे में सूर्य के सामने कितने देशांतर गुजर जाते हैं? तो 360 गुजर जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से गुजरती है? तो आर्कटिक सागर और प्रशांत महासागर से गुजरती है।
विश्व को कितने समय जोन में बांटा गया है? तो 24 जोन प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत किस समय जोन में है? तो समय जोन नंबर 1 में भारत है। किस स्थान पर प्रामाणिक समय और स्थानीय समय समान है भारत में? तो नैनी इलाहाबाद के निकट सही उत्तर हो जाएगा। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकुर्क था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था। किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले व्यापार को फैलाया था? तो पुर्तगाल सही उत्तर हो जाएगा। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में आया था। वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा? तो यह कालीकट पर उतरा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो यह पुर्तगाल का रहने वाला था। किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? तो टॉमस रो सही उत्तर हो जाएगा। गोवा दमन द्वीप का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो यह पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी कहाँ लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की थी? तो प्रथम कंपनी को लगाने की अनुमति जहांगीर से प्राप्त की थी। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहां पर लगाई थी? तो सूरत में लगाई थी। समुद्र के मार्ग की खोज भारत की किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था? तो इसको हम पेरिस की संधि के नाम से जानते हैं। वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया था? तो कालीकट के राजा जमोरिन ने किया था। ब्रिटिशों के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो बाजीराव द्वितीय ने की थी। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? तो अल्फांसो डी अल्मीडा ने नीले पानी की नीति अपनाई थी। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकुर्क इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। पुर्तगालियों का भारत पर पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो कार्नेलिस डहस्तमान प्रश्न का सही उत्तर है। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया था? तो 1639 में डचों ने गोवा पर आक्रमण किया था। डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना था? तो 1772 में बना था। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी थी? तो हॉकिंस को खान की उपाधि जहांगीर ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, आगरा और सीकरी पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो रॉल्फ फ्रिच था। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहां स्थापित की थी? तो मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? तो मुंबई सही उत्तर हो जाएगा। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहां खोली? तो कोचीन में खोली थी। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई थी? तो 1612 ईस्वी में लगाई थी। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो शाह आलम द्वितीय सही उत्तर हो जाएगा। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन का स्थापना किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने की थी। इंटरपोलर्स कौन थे? तो अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे थे। उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो अकबर उस समय बादशाह था। किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया था? तो 1954 सही उत्तर हो जाएगा। वांडी वॉश का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में हुआ था। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो अवध सही उत्तर हो जाएगा। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी थी? तो 1835 में पड़ी थी। भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किए थे? तो लॉर्ड डलहौजी ने आरंभ किए थे। अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? तो शादत खान और बुरहान उन मुल्क सही उत्तर हो जाएगा। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान बनाया था? तो राजा शिताब राय सही उत्तर हो जाएगा। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो खड़क सिंह सही उत्तर है। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था। सहायक संधि की प्रणाली का जनक कौन थे? तो लॉर्ड वेलेजली थे। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? तो लॉर्ड कैनन सही उत्तर है। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? तो सुरचकिया सही उत्तर हो जाएगा। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? तो मीर कासिम सही उत्तर है। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो 1799 में हुई। डिंडीगुल क्या है? तो तमिलनाडु के एक शहर का नाम है। किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो वॉरेन हेस्टिंग सही उत्तर है। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय में हुआ? तो डफरिन के समय में हुआ। ठगों का दमन किसने किया था? तो कर्नल स्लीमेन ने किया था। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो चूड़ामणि सही उत्तर है। किस जाट राजा को जाटों का अफलातून एवं आदरणीय और विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो सूरजमल सही उत्तर है। लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया था? तो बंदा बहादुर ने बनवाया था। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? तो फर्रुखसियार सही उत्तर है। पंजाब में सिख राज के संस्थापक कौन थे? तो रणजीत सिंह थे। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? तो लाहौर सही उत्तर है। रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में कौन सी संधि हुई थी? तो अमृतसर की संधि हुई थी। अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारण करती थी? तो सतलज नदी से ही।
भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में हुआ? तो लॉर्ड एलन सही उत्तर है। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सर चार्ल्स नेपियर को देते हैं। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? तो डुप्ले है। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक रूप से किसने प्रदान किया था? तो व्यापक रूप सहायक संधि को लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रदान किया था। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहां पर थी? तो लाहौर थी। गोद प्रथा प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने लगाया था। डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक नदी का गठन कब हुआ था? माफ करिएगा, डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ था? तो 1616 में हुआ था। किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी? तो हेस्टिंग्स सही उत्तर है। किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? तो कॉर्नवालिस सही उत्तर है। कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। टेंशी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1822 में लागू हुआ था। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब हुआ था? तो 1824 में हुआ था। किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए जाना जाता है? तो विलियम बेंटिक सही उत्तर है। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1835 में विलियम बेंटिक ने की थी। बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो 1830 में लगाया गया था। किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो चार्ल्स मैडकॉफ प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सही उत्तर है। नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्य में हुआ था? तो किस नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्य में हुआ था? तो यहां पर आपका ये ऑप्शन देखिए मिसप्रिंट है, माफ करिएगा। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपहरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू हुई थी? तो कलकत्ता और आगरा के बीच में डलहौजी ने शुरू करवाई थी। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहां लगी थी? तो मुंबई में लगी थी। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? तो प्लासी के युद्ध के बाद शुरू हुई। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? तो जॉर्ज क्लॉर्क ने बिछवाई थी। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? तो जमींदारों को प्राप्त हुआ। किसके द्वारा बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ हुआ? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस सही उत्तर है। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुई? तो 1820 में लागू हुई। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू हुई थी? तो 1822 में लागू हुई थी। अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार सही उत्तर हो जाएगा। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का कारण क्या था? तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण का लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र है। अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बगान कहां पर लगाया गया? तो वायनाड जनपद में लगाया गया। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। सर टॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ था? तो 89% सही उत्तर है। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित उनके प्रबंधन में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? तो अवध कमर्शियल बैंक था। अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त कहां लागू हुआ? तो मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी में लागू हुआ था। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? तो 1913 में शुरू हुआ। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ? तो 1924 में आरंभ हुआ। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? तो लॉर्ड मेयो के समय में हुआ। भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू का है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी हैं। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1850 में प्रारंभ हुई थी। भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योगों का अग्रदूत या जननी की संज्ञा किसने दी थी? तो कार्ल मार्क्स ने दी थी। भारत में पहली पटसन मिल कहां पर स्थापित हुई थी? तो शिशरा बंगाल में स्थापित हुई थी। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहां हुई? तो बिहार में हुई। तो देखिए दोस्तों, इस स्पीड में मैंने आपको 150 क्वेश्चंस कवर करा दिए। यूं ही मैं आपके लिए 5000 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आऊंगा। तो रोज के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।